मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से खबर, जहां पर ईडी दफ्तर पहुंच गए रॉबर्ट वाड्रा। लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ होगी। कुछ देर में ईडी पूछताछ शुरू करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ चल रही है रॉबर्ट वाड्रा से। ये लगातार तीसरा दिन है जब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिन में तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। और ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पिंक कलर के सूट में पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर। 15 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 3 दिन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ। 2008 का ये मामला है। आज भी प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थी ईडी दफ्तर तक। कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने घर से पैदल ही ईडी दफ्तर तक रॉबर्ट वाड्रा ने पहले 2 दिन का सफर तय किया और अब आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है लैंड डील मामले में। 2008 का मामला है। गुरुग्राम में 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी थी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए में और कुछ ही महीनों बाद उस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया था 58 करोड़ रुपए में। और इस पूरे डील में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो सकता है। इसी मामले में जांच पड़ताल चल रही है। तीसरे दिन की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कहा आज हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। किस तरीके से सर इन्वेस्टिगेशन जारी है और तीनों मामले पे जो है वो पूछताछ जारी है? मैं यही बोलूँगा कि जब भी समन मिलता है मैं ज़रूर पहुँचता हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ कानून से भरोसा है और मुझे लग रहा है कि अगर कभी समन आता है तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करता हूँ। फुल कोऑपरेशन होता है। जो वो मांगते हैं वो दिया जाता है। और मैंने पहले भी 15 बारी गया हूँ और 2019 में और अब 2025 में भी जा रहा हूँ। पर मुझे यही लग रहा है कि ज़्यादा मैं इंटेरोगेशन के बारे में बता नहीं सकता हूँ, कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंदरूनी उनका तरीका होता है, रिस्पेक्ट करना होता है मुझे उसके बारे में। तो मैं उसके बाद उस विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। पर ये कहूँगा कि जितने भी सवाल हैं वो पहले पूछ चुके हैं ये लोग। अब जो केस है वो 2008 का केस है। इतना समय क्यों लिया जा रहा है? 2019 में जब 15 बारी मुझे बुलाया, उस टाइम मैंने ये सारे सवाल के जवाब दिए हैं और 15 बारी 10 घंटे बैठा हूँ। उसी समय दोबारा ये भी ECIR जो समन था दोबारा बुला लेते मुझे, कोई इतराज़ नहीं थी। उसी टाइम में सारे जवाब, वैसे तो मैंने सारे जवाब दे दिए और दोबारा दे देता। पर ये 7 साल का गैप रखना और उसके बाद उसी दिन बुलाना जिस दिन आप मेरे परिवार को चार्जशीट करते हो, सोनिया जी और राहुल को। तो जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में है अभी, उनका यही कहना है ये सारा राजनीतिक तौर तरीका है जो आज सरकार चल रही है, वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का। और इसी मामले में जिसके लिए मुझे समन किया गया है, जिसके जवाब मैं दे रहा हूँ, ये कार्रवाई हो चुकी है हरियाणा में। इसी लैंड के अगेंस्ट सारी कार्रवाई हो चुकी है। खट्टर जी ने खुद मुझे 2 क्लीन चिट दिए, क्योंकि उनको भी लगा है कि कोई गलती इस जो भी ट्रांजैक्शन था उसमें कोई गलती नहीं मिली है, ना हुई है। 2 बारी उन्हीं के सरकार से मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अब फिर से वही चीज़ ढूंढ रहे हैं। पर जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब दबाने की कोशिश करोगे, मुझे लग रहा है कि मैं और मजबूत होता हूँ, मेरी सोच और मजबूत होती है। ये भी अगर मैं बोलूँगा कि हाँ, अब लोग चाहते हैं कि मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में कदम लूँ, तो हमेशा मेरे को इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हम और मजबूत हों। तो मुझे जितना दबाओगे मैं उतना ही मजबूत होऊंगा, ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए दिव्यांगों को छड़ी बांटी, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि पीड़ित शख्स की परेशानी पर संवेदनशीलता से ध्यान दिया जाए और उसका निस्तारण किया जाए।
सीएम योगी से इलेक्ट्रिक छड़ी मिलने के बाद दिव्यांगजनों ने आभार जताया और कहा कि हमारी समस्याएं सुनी गईं और सीएम ने सभी मामले के जल्द समाधान के आदेश दिए हैं। दिया गया जिससे कि हमारे जो शेखर भाई हैं, जो दोनों आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता, उनको चलने में उनको आगे जब बढ़ेंगे तो ये स्टिक इनका काम करेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है, लेकिन साइबर ठग पहले से ही सक्रिय हैं, लोगों को लूटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पेरेंट्स को कॉल कर बच्चों के फेल होने की झूठी जानकारी देते हैं और मदद के नाम पर ठगते हैं। बोर्ड की ओर से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी फोन कॉल का जवाब ना दें और ऐसी कोई फोन कॉल्स आए तो सावधान रहें, जानकारी साझा करें जिससे कि कार्रवाई हो सके। यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एक नया फ्रॉड सामने आया है। स्कैमर्स पेरेंट्स को कॉल कर बच्चों को पास कराने का झांसा दे रहे हैं और इसके लिए पैसे मांग रहे हैं। कॉलर पहले बच्चों के फेल होने की झूठी सूचना देते हैं, फिर नंबर बढ़ाने का आश्वासन देकर पैसों की मांग करते हैं। बच्चों का भविष्य खराब होने का डर दिखाकर अभिभावकों को मानसिक दबाव में लेते हैं। न्यूज़ 18 इस पर बड़ा खुलासा कर रहा है। आपकी बेटी ने जो एग्जाम दी थी उसमें 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम नंबर आने के कारण बिटिया ने फेल किए। तो मैं भी मार्कशीट तैयार हो रहा बिटिया का, तो मैं जितना नंबर अभी मार्कशीट में इंक्लूड करूंगा उतना बिटिया का फाइनल रिजल्ट होगा। अच्छा, ओके उपेंद्र जी। तो मेरे पास ताजा मामला लखनऊ के अभिभावक उपेंद्र कुमार से जुड़ा है। दीपक कुमार नाम के एक शख्स ने उपेंद्र कुमार को बुधवार सुबह फोन कर कहा कि उनकी बिटिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम नंबर आने के कारण उनकी बेटी फेल हो गई है। डर दिखाया और रुपयों की मांग की। एक कॉल रिकॉर्डिंग में स्कैमर ने खुद को दीपक कुमार डेटा इंक्लूडर मैनेजर बताया, जिसमें नंबर बढ़ाने के नाम पर 6000 रुपए की मांग की जा रही है। क्या करना होगा? उपेंद्र जी, आप अगर ये सब बातों को शेयर न कीजिएगा तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, बोलिए। क्योंकि अगर शेयर कीजिएगा किसी के पास तो बातें लीक होगा तो मेरा जॉब भी जा सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र जी, इसमें को अगर चाहते हैं मैं यहाँ से 75% तक मार्क्स कर सकता हूँ। अच्छा, यानी कि 5 डिवीजन 350 प्लस नंबर तक कर सकता हूँ, जिसमें बिटिया का खर्च आएगा कुछ, वो कर पाएंगे आप? कितना खर्च आएगा? इसमें 6000 का खर्च आएगा, जिसमें 3000 आपको पैसा भी देना पड़ेगा और 3000 जब मार्कशीट का वीडियो बनाकर आपका काम करने के बाद उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। जाहिर है यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले पेरेंट्स को डर दिखाकर ठगी शुरू कर दी गई है। 54 लाख जो परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर के हैं उन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है और यूपी बोर्ड भी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में है। लेकिन इस बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। तमाम अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को साइबर ठग फर्जी फोन कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें उनके बच्चों के बारे में, परीक्षार्थियों से उनके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि वो परीक्षा में फेल हो गए हैं या उनके कम नंबर आए हैं और इस आधार पर उनसे रुपयों की डिमांड भी की जा रही है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद यूपी बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। इस प्रकार की यदि उनके पास फ़ोन या कोई उनसे संपर्क करने का प्रयास करता है तो बिल्कुल भी उसको संज्ञान में न लें, क्योंकि उनके स्तर से कोई भी इस तरह का प्रयास करने की जो बात की जा रही है वो करने की किसी दशा में भी नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार का फ़ोन आता है और इस तरीके से लोग कहते हैं तो वो अपने फ़ोन नंबर या किसी अन्य माध्यम से ईमेल से या किसी से साइबर उससे बात करते हैं तो उस फ़ोन नंबर को नोट कर लें। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उस फ़ोन के माध्यम से सूचित करें इस प्रकार का फ़ोन आया है। बोर्ड ने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वैसे किसी भी फोन कॉल पर भरोसा न करें और किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। यदि आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को जानकारी साझा करें। बहरहाल न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद यूपी बोर्ड के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कॉल से सावधान रहें। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।
अयोध्या पुलिस ने एक तांत्रिक की सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। एक लड़की को बहला फुसलाकर तांत्रिक ने अपनी जाल में फंसाया, तंत्र मंत्र करने लगा। एक रात जब लड़की तांत्रिक के घर पहुंची तो पिता को शक हुआ। पीछे से वो भी तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचा। बेटी को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तांत्रिक की हत्या कर दी। अयोध्या में तांत्रिक की हत्या का इनायत नगर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। झाड़ फूक के चक्कर व तांत्रिक के घर में रात में बेटी को पाए जाने पर तांत्रिक की हत्या लड़की के पिता रोहित चौरसिया ने की। आरोपी रोहित चौरसिया को तांत्रिक पर झाड़ फूक कर परिवार को बीमार करने का शक था। 7 अप्रैल की रात नींद खुली तो पिता ने बेटी को घर में नहीं पाया और तांत्रिक के घर पहुंच गया। यहाँ बेटी को देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और धारदार हथियार से हमला कर तांत्रिक की हत्या कर दी। इस घटना का सफल अनावरण किया करते हुए उनके पड़ोसी ही रोहित चौरसिया को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें सर्विलांस के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए थे जिनके माध्यम से हमको घटना के खुलासे में मदद मिली है। पुलिस ने आरोपी रोहित चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद कर लिए हैं। थाना इनायत नगर के ढोबियारा गाँव में हुई इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। तांत्रिक राज बहादुर यादव उर्फ बाबा बेचन दास गाँव में रहकर झाड़ फूक का काम करता था और यही उसकी हत्या की वजह बन गई। ये आरोपी है, उसकी लड़की जो मृतक था, जो कि झाड़ फूक का काम करता था, उसके रात में उसके पास गई हुई थी अपने इलाज के लिए, झाड़ फूक करवाने के लिए। इसकी नींद खुल गई आरोपी की। ये पीछे पीछे गया, इसने देखा वहां पर अपनी बच्ची को कि ये जो है झाड़ फूक करवा रही है। इसमें आवाज में आकर के वहीं पड़े हुए बांका से उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह से उसने अपना जुर्म इकबाल किया। पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। बेटी के साथ अवैध संबंधों का शक और तंत्र मंत्र कर वशीकरण की आशंका में एक पिता ने मर्डर का रास्ता चुना और तांत्रिक को मौत की नींद सुला दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच शुरू कर दी है। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है आपराधिक इतिहास और लगातार कोर्ट की तारीख पर पेश न होना। मऊ कोर्ट ने अफशान अंसारी को भगोड़ा घोषित किया। पुलिस ने पहले ही उस पर इनाम घोषित कर रखा है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रही है। अब अफसा अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अफसा अंसारी अपने पति मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रही है। मऊ कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। हाई गैर जमानती वारंट पत्र जारी हुआ है। उल्लेखनीय कि इसके पहले 82 और 83 की कार्रवाई जो है सीआरपीसी की गई थी। लिहाजा कोर्ट ने यह सुसंगत पाते हुए कि अब सीआरपीसी 299 की कार्रवाई किया जाना यथोचित है। इस हिसाब से स्थायी गैर जमानती वारंट जो है इनके खिलाफ जारी कर दिया गया। 31 जनवरी 2023 को अफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, तभी से वो फरार चल रही है। मऊ और गाजीपुर में उन पर कई केस दर्ज है। गाजीपुर में गंभीर अपराधियों की लिस्ट में उनका नाम है। साथ ही दोनों जिलों की पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है। मफरूर के जो है कि मफरूरी रजिस्टर में इनका नाम दर्ज कर लिया जाएगा। एक तरीके से जो अपना बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं आ रही हैं, तो इस हिसाब से कोर्ट ने जो है कि निर्देश जारी किया। माफिया मुख्तार अंसारी के अपराध का साम्राज्य अब बिखर चुका है। फिलहाल अब मऊ की कोर्ट ने अफसा को भगोड़ा घोषित कर दिया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अफसा लगातार फरार चल रही थी, तो अब आजीवन वारंट अफसा अंसारी के खिलाफ जारी हुआ है, यानी कि पुलिस के रजिस्टर में वो भगोड़ा घोषित इस केस में भी हो गई है। तो अफसा अंसारी के लिए ये मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि जब तक अफसा अंसारी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक अफसा अंसारी पकड़ी नहीं जाती, तब तक वो इस केस में भी दक्षिण टोला थाने से वो आजीवन वारंट की मुजरिम रहेंगी, यानी कि उनके खिलाफ भगोड़ा घोषित रहेंगी। आजीवन वारंट उनका ये जारी रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 मऊ।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आ सकते हैं। उनका कानपुर का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मेट्रो के नए सेक्शन के साथ ही घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एलिवेटेड ट्रैक और मेडिकल कॉलेज की एक परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी कानपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर में प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं लगातार पुलिस के अधिकारी यहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से आज पुलिस के अधिकारियों के साथ भाजपा के जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी कार्यक्रम स्थल पर है जहां प्रधानमंत्री यहां जनता को संबोधित करेंगे और तोहफों की छड़ी भी लगाएंगे। कहीं ना कहीं 24 तारीख का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है, जहां एक और मेट्रो के पर बैठकर वो सफ़र करेंगे। मेट्रो को जो विस्तार है उस पर उद्घाटन करेंगे, तो वहीं तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी करेंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अतोत्साहित दिख रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।